हे स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे इकोलॉजी की थ्योरी। इससे पहले वाला जो वीडियो था इसमें हमने देखे थे कि इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो था वो, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो देखिए ताकि आपको ये इसकी थ्योरी समझ में आ जाए। उसमें क्लियरली किस तरह से इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन था, उसके फैक्टर्स थे, वो डिस्कस किया था। तो चलो अब हम देखते हैं इकोलॉजी के जो थ्योरी है। अगर बीएससी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आता है इकोलॉजी के फैक्टर के बारे में थ्योरी में, तो किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो हम ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे ये वीडियो इसमें, क्योंकि हमने इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने सारा के सारा इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो जो स्टडी होती है ऑर्गेनिज्म के बीच में और इन्वायरमेंट के जो रिलेशन है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। द वर्ड इकोलॉजी वॉज द फर्स्ट यूज्ड बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्न हैकल ने इसका जो टर्म है वो दिया था, जो कि क्या थे? बायोलॉजिस्ट थे जर्मन के 1869 में। सॉरी, इससे पहले जो वीडियो था उसमें थोड़ा सी गलती हो गई थी कि इस 1866 हो गया था, लेकिन यहाँ पर 1869 है। तो इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो किससे ड्राइव किया गया था? ओइकोस से ड्राइव किया गया था, जिसके मीनिंग क्या थे? हाउस एंड होम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट आर डायनामिक एंड इंटरडिपेंडेंट। जो क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन्वायरमेंट में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, है ना। उनका एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द टर्म इन्वायरमेंट इंटेमोनोलॉजिकल मीनिंग्स और सराउंडिंग। तो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके मीनिंग होते हैं, जो हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट बोलेंगे। और इट इंक्लूड्स एवरीथिंग बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक दैट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। सो इसके जो हमारे इन्वायरमेंट होता है तो उसके सराउंडिंग में बहुत सी चीज़ें होती है, बायोटिक भी होती है, जैसे कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, किसी के पास कैट होगी, किसी के पास डॉग होगा, है ना। फिर गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, है ना। तो ये सारा लॉन वगैरह में वहाँ पे जो भी प्लांट्स लगे वो सारी बायोटिक चीज़ें होंगी, और एज वेल एज अबायोटिक चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन उससे भी हमारा इन्वायरमेंट बनता है, जैसे कि वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट हमारे पास आती है, तो ये सारी क्या चीज़ें? अबायोटिक है। ओके, तो ये इन सब से मिलकर हमारा सराउंडिंग बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनी फैक्टर अबायोटिक और बायोटिक दैट इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो जो भी हमारे फैक्टर्स है, बायोटिक हो या अबायोटिक हो, और वो क्या है हमारे, मतलब वो दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर बोलते हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड वेरियस फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। अब जो अबायोटिक कंपोनेंट है उसमें दो तरह के हमने कंपोनेंट देखे थे, एक फिजिकल कंपोनेंट देखे थे और एक केमिकल कंपोनेंट देखे थे। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे। द फिजिकल फैक्टर हैविंग द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम्स आर लाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एयर, फायर एंड वाटर। तो साथ ही साथ जो हमारे फिजिकल फैक्टर होते हैं वो भी क्या करते हैं? बहुत बड़ा हमारे जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो हमारी लाइफ पे एक बहुत क्या बोलेंगे? इफ़ेक्ट करता है ना। जिस तरह से लाइट होगी, लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर ऑर्गेनिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि किस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना अपना बॉडी टेम्परेचर होता है, फिर उनका मतलब हर एरिए का, हर कंट्रीज़ में अलग अलग, स्टेट्स में, इवन स्टेट्स में भी अलग अलग टेम्परेचर होता है, और वहाँ के लोगों को वहीं टेम्परेचर में सर्वाइव करने की आदत होती है ना। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, जो प्रेसिपिटेशन हो गया, एयर हो गया, फायर हो गया, वाटर हो गया, ये सारा के सारा अबायोटिक और फिजिकल फैक्टर में आते हैं। ओके, हाउएवर द केमिकल फैक्टर इंक्लूड द पीएच, सैलिनिटी, न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, मॉइस्चर कंटेंट फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे जो केमिकल चीज़ें हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो इन्वायरमेंट होता है ना, या फिर हमारी जो सराउंडिंग होती है, और फिर हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये वाले जो फैक्टर है वो भी क्या करते हैं? बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। पीएच हो गया, सैलिनिटी हो गया, न्यूट्रिएंट कंटेंट हो गया, मॉइस्चर हो गया, किस तरह से जो हमारा अगर हम बात करेंगे कोई भी इसकी सब्सटेंसेस की या फिर फूड वगैरह की, तो उसका न्यूट्रिएंट क्या है, फिर उसका जो हमारा कोई भी अगर कोई लिक्विड है या फिर कोई लिक्विड चीज़ें हम लेते हैं, करते हैं, तो उसमें भी उसका पीएच क्या होना चाहिए ना। तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो ये आ जाता हमारा केमिकल फैक्टर में। ओके।
बायोटिक कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम के, उसको हमने देखना है कि जो जो कौन कौन से हमारे मतलब बायोटिक कंपोनेंट है। इससे पहले भी हमने देखा था कि उनको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया था, एक था ऑटोट्रॉप्स और दूसरा था हेटरोट्रॉप्स। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉप्स को देखेंगे कि क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं। और जो ऑटो होता है, अगर हम इसको वर्ड को ब्रेक करें तो ऑटो के मीनिंग सेल्फ होता है, ट्रॉप्स के मीनिंग फूड और नरिशमेंट होती है। तो these are the group plants of the ecosystems. With the help of chlorophyll, green plant interrupt the light energy of sun and bind it by synthesizing carbohydrate from the simple organic component like carbon dioxide and वाटर। दिस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जो हमारा इकोसिस्टम के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, सेल्फ फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो अपनी एक सोर्स के थ्रू क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए भी बहुत से कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। जिस तरह से अगर हम हमारे प्लांट्स की बात करें तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। और तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत से कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये जो कंपोनेंट है वही और क्लोरोफिल जो हमको क्लोरोप्लास्ट से मिलता है, जो प्लांट के अंदर होता है, प्लांट के सेल में होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट, एक पिगमेंट होता है, तो इसके हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये सारा प्रोसेस किस में आता है और किस में होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अब नेक्स्ट वाला जो है, इसमें हमने जिस तरह से ऑटोट्रॉप्स में हमने दो देखना था, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स देखा था। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को मतलब सिंथेसिस करते हैं। और किसके ज़रिए करते हैं, लाइट एनर्जी के थ्रू, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जिस तरह से अगर हम देखें एग्जांपल, तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हो गया। तो ये दो जो है ये एग्जांपल है फोटो ऑटोट्रॉप्स के। तो नेक्स्ट वाला है हमारा chemoautotrophs, an organism that take inorganic chemical and transfer into energy। सो ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, अपने अंदर केमिकल रिएक्शंस करते हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी उसके थ्रू मतलब उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब देखो जो फूड का फॉर्म होता है ना, वो एक एनर्जी होती है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस से हो या फिर हम किसी और के थ्रू ले रहे हो। तो उसका मेन जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि एनर्जी बनाना, बॉडी के अंदर एनर्जी बनाना। तो अब अलग अलग सोर्स है, अगर लाइट से बना रहे हैं तो फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, और अगर उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो वो हो गए हमारे कीमो ऑटोट्रॉप्स, जिसके अंदर बैक्टीरिया एंड आर्कियास आते हैं। ओके। हेटरोट्रॉप्स, तो हेटरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। जैसे जिस मतलब जो हेट्रो होता है, अगर इसके वर्ड को हम देखें तो जो हेट्रो होगा उसके मीनिंग होगा अदर एंड डिफरेंट, और ट्रॉप्स यानी फूड एंड नरिशमेंट को बोलते हैं। तो द हेटरोट्रॉप्स टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम द प्लांट एंड अदर एनिमल्स एंड अनेबल टू मेक देयर फूड ओन फूड, है ना। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, खुद से सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते फूड को, इसीलिए वो क्या करते हैं, दूसरों से अपनी नरिशमेंट को लेते हैं। और इसका एग्जांपल है ह्यूमन एंड फंगस, है ना। फंगस भी जिस तरह से ब्रेड पे आती है या फिर हमारे जो रोटी वगैरह पर फंगस आ जाता है वो, और ह्यूमन और हम भी क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल को ही एज अ फूड लेते हैं। तो ये हो गया हमारे हेटरोट्रॉप्स। तो हेटरोट्रॉप्स को हमने है ना अलग अलग मतलब क्लासीफाई कर दिया है इनको। तो इसमें दो आते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर्स और एक होते हैं डिकम्पोजर्स। तो कंज्यूमर जो है हमारे, मैं इसमें आपको फास्ट बता रही हूँ इसलिए क्योंकि इससे पहले हमने इसकी जो इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक था उसके अंदर हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर सिर्फ हमने थ्योरी देखनी है, तो इसीलिए कंज्यूमर्स आर हेटरोट्रॉप्स सच एज एनिमल। तो जो कंज्यूमर है वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स से होती है। जैसे कि एनिमल की अगर हम बात करें तो वो दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय द इंजेस्टिंग द बायोमास एंड प्रोड्यूसर्स एंड अदर कंज्यूमर्स। देयर आर सेवरल क्लासेस ऑफ कंज्यूमर्स डिपेंडिंग ऑन द फूड सोर्स। तो जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, है ना, फूड को कंज्यूम करते हैं। और फिर इसके अंदर हमने बहुत से अगर अलग अलग
लेवल पर हमने कंज्यूमर्स देखना है कि इनके मतलब इनकी क्लास अलग अलग सेवरल क्लासेस से मतलब उनको किस तरह का फूड लेना वो पसंद करते हैं उसके डिपेंड पे। ओके, तो फर्स्ट है हमारे हर्बीवरस। तो हर्बीवरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं ना, हर्ब्स खाते हैं, इसलिए उनको हर्बीवरस बोल रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कार्निवरस, ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, फीड करते हैं एनिमल पर, जो मीट खाते हैं और एनिमल पर जो फीड करेंगे उनको हम कार्निवरस बोलेंगे। उसके बाद ओमनिवरस आते हैं जो क्या करते हैं, दोनों ही प्रेफर करते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल। ओके, हमने हेटरोट्रॉप्स में कंज्यूमर्स देखा था, अब हम डिकम्पोजर्स देख रहेंगे। तो सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई आर द हेटरोट्रॉप्स दैट ड्राइव द न्यूट्रिएंट फ्रॉम अ डेड ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। एंड ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड रिलीज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड मैटर्स इनटू द इन्वायरमेंट अराउंड देम। तो जो वो क्या करते हैं कि जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेकर उसका ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसको एक मतलब सिंपल न्यूट्रिएंट में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। जैसा कि एग्जांपल हो गया फंगी, बैक्टीरिया, अर्थवर्म, इंसेक्ट, ये डिकम्पोजर्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमने देखना है पैरासाइट। इसमें जो कैटेगरी आती है ना ऑर्गेनिज्म की, तो सबसे पहली है पैरासाइट। तो पैरासाइट जो होते हैं हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, किसी होस्ट बॉडी पे डिपेंड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो पैरासाइट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हार्मिंग द होस्ट इन द प्रोसेस। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी। तो होस्ट बॉडी से वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और क्या करते हैं, जो होस्ट बॉडी होती है उनको हार्म करते हैं। मतलब पैरासाइट में कोई भी सपोज जिस तरह से टेप वर्म हो गया, लाइस हो गया, है ना, फीमेल मॉस्किटो हो गई, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहे हैं, किसी होस्ट बॉडी पर डिपेंड करते हैं। जिस तरह के अगर हम फीमेल मॉस्किटो की बात करें तो जिसमें क्या होता है, फीमेल मॉस्किटो जो भी एनिमल को अगर वो बाइट कर ले, सॉरी, जो भी ह्यूमन या फिर किसी को बाइट करती है तो उससे क्या होता है कि जो डेंगू, जिस तरह से मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो इस तरह के डिसीजेस होती है। अब हम देखेंगे अबायोटिक फैक्टर। इट रिफर्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ इकोसिस्टम विच इंक्लूड्स द फिजिकल इन्वायरमेंट दैट इज वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल। देखते हैं वाटर को, लाइफ विदाउट, सॉरी वहाँ पर वाटर होना चाहिए था, वाटर, लाइफ विदाउट वाटर इज़ नॉट पॉसिबल। सही बात है, वाटर के बगैर तो हम लाइफ को ना मतलब क्या इमेजिन ही नहीं कर सकते। वाटर व्हेन मिक्स्ड विद द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द हेल्प ऑफ टू मेक इट अवेलेबल फॉर प्लांट्स द एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन द वाटर अवेलेबिलिटी। ऑल्सो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वाटर इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। अब यहाँ पर तो प्लांट के बारे में ही बात की गई है, लेकिन अगर हम किसी के भी बारे में बात की जाए, जिस तरह के अगर यहाँ पे प्लांट के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना प्लांट के लिए, जब उसको फोटोसिंथेसिस करनी होती है ना, उसको नरिशमेंट चाहिए होती है, तो वाटर एक ऐसी चीज़ है जो क्या करता है, अपने अंदर न्यूट्रिएंट को मिक्स करता है और उसकी हेल्प से पूरे जो प्लांट है उसमें वो सप्लाई होते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड एज वेल एज वाटर, है ना। जो उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, तो उसी तरह से जो जाइलम है, जाइलम के अंदर वाटर होता है, तो वाटर क्या करता है, अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स जो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनको मिक्स करके पूरे जो, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें वो सारा के सारा ट्रांसक्रिप्शन में वगैरह में वो सारी चीज़ें हो जाती है और पूरा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर प्लांट के रूट से लेकर लीफ तक वो सारा न्यूट्रिएंट्स वहाँ तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है सिर्फ प्लांट के बारे में, लेकिन इवन हमारे एनिमल्स हो गए दूसरे, और ह्यूमन की तो बात ही, मतलब ह्यूमन की तो ज़िंदगी वाटर पे डिपेंड होती है, तो अदर एनिमल्स और ह्यूमंस की तो बहुत से फ़ायदे हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो जिसके बगैर इन्वायरमेंट अधूरा होता है हमारा, और हमारे सराउंडिंग में हर जगह से वाटर ही वाटर है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लाइट देखेंगे। Light is another important abiotic factors of an ecosystem. Without light, plant can prepare their food. So light play or important role in the process of photosynthesis. These plants are called a producer. जो हम अभी बात किए थे कि जिस तरह से लाइट के थ्रू, मतलब जो लाइट होती है वो हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इवन हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में, तो उसमें लाइट बहुत इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करती है निकले। तो लाइट हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लाइट अगर हमारी लाइफ में नहीं होगी तो हमारे लिए भी विटामिन डी कम हो जाएगा और सारी चीज़ें जो हमारे मतलब जो हम सीन करते हैं ना तो इनविजिबल होगी सारी चीज़ें। तो अगर लाइट होगी तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए विजिबल होती है ना। जहाँ तक लाइट जाती है वहाँ तक हम चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर। इट वेरीज विद द सीजन एंड चेंज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल फ्रॉम प्लेन टू द माउंटेन। तो जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है, जिसमें हाँ जो जिस मतलब हमारी जो इन्वायरमेंट होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। कहीं भी अगर हम देखा जाए तो टेम्परेचर जो स्टेट में देखो या अलग कंट्रीज़ में देखो तो हर कंट्री का हर स्टेट का जो होता है अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो जिस तरह की हमारी अर्थ है तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो अब सपोज़ ये अर्थ है हमारी, तो यहाँ वाला जो और ये नीचे वाला जो नॉर्थ और साउथ पोल है हमारे, तो ये नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल है। तो और बीच में जो होता है वो इक्वेटर होता है। तो नॉर्थ और साउथ पोल पे जो होता है जो भी एरियाज़ होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूल मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया होता है। और ये इक्वेटर पर जो है बहुत ज़्यादा वार्म एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सनरेज़ जो आती है वो 90 डिग्री से डायरेक्टली हमारे जो अर्थ है वहाँ पर पड़ती है। तो इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वार्म होता है। तो इसी तरह से हर जो स्टेट लेवल पर हो या कंट्री लेवल पर हो, हर जगह का अपना अपना एक टेम्परेचर होता है और इस टेम्परेचर में ही वहाँ के लोगों को रहने की आदत होती है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स है टेम्परेचर। Next is soil. Soil is the habitat of many different microorganisms. Plant grow on a soil. It derives nutrients from the soil stored root. Soil comprises different minerals which are required by the plant like magnesium. It is an important constitute of a chlorophyll. तो यहाँ पे सॉइल के बारे में बताया जा रहा है कि सॉइल किस तरह से हमारे इकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो जो क्या कर रहा है मतलब बहुत सी चीज़ों को मतलब ग्रो करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जिस तरह से अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो सारे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं हमारे सॉइल में ही रहते हैं, उनका हैबिटेट वहीं पर होता है वो। और जो प्लांट है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सॉइल, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक मैग्नीशियम एंड बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स, जिसकी वजह से जो है और जैसे कि हाँ मैग्नीशियम भी होगा और दूसरा होगा नाइट्रोजन हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ से मिलता है, सॉइल से ही मिलता है प्लांट को। और तो ये जो है उसके अंदर अगर जितना सॉइल अच्छा होता है वो उतना मतलब हमारे प्लांट के लिए और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी अच्छा होता है। और जो प्लांट होते हैं उनके लिए तो मतलब जो सॉइल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी फर्टिलिटी कैसी है। अगर फर्टाइल सॉइल है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें बहुत जल्दी जो हमारे प्लांट्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। और अगर इनफर्टाइल है तो फिर हमको उसको पूरा उसका ट्रीट करना पड़ता है। जिस तरह से अगर हम बात करें हमारे इसकी एग्रीकल्चर की, तो उसमें मतलब बहुत सारे स्टेप्स आते हैं किस तरह से हम फर्टाइल बना सकते हैं सॉइल को। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे इकोसिस्टम का। ओके, नेक्स्ट है बायोटिक केमिकल फैक्टर। तो जिस तरह से हमने फिजिकल फैक्टर देख लिया है, अब हमको केमिकल फैक्टर देखना है। केमिकल फैक्टर में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे और इवन आपके जो सिलेबस है उसमें भी मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो pH और दूसरा है सैलिनिटी। तो pH रिफर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन वाटर और द सोल्यूशन। जो pH होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सोल्यूशन के लिए, किसी भी मतलब लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए, कि उसका जितना भी क्या बोलेंगे कितना उसका मतलब एसिड कितना है, वो उसका मतलब pH कितना है ना। जिस तरह से pH की जो हमारी स्केल होती है कितनी होती है, 0 to 14 होती है। तो जो 0 to 14 है हमारी, तो वहाँ से अगर हम 7 जो बीच में मिडल 7 आता है, तो अगर यहाँ की बात किया जाए तो ये एसिडिक होता है और यहाँ पर जो होता है वो बेसिक होता है। तो 0 से लेकर 7 तक जो भी रेंज आता है pH का, तो वो एसिडिक होगा सब्सटेंस, और 7 से लेकर 14 तक जो रेंज आता है वो होता है बेसिक। तो अगर हम कोई भी सोल्यूशन की बात करें तो उसमें जितने H+ आयन ज़्यादा होंगे तो वो उतना ही सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है। और अगर जितने OH आयन्स ज़्यादा हो उतना वो बेसिक होता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिकल फैक्टर में। इट कंट्रोल द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो क्या करता है, कंट्रोल करता है रेट को, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको।
नेक्स्ट बात करते हैं सैलिनिटी पर। तो सैलिनिटी रिफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट इन वाटर। इट अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ एंड केमिकल प्रोसेस सच एज सॉलिबिलिटी, डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस सैलिनिटी जो होती है वो ऐसी होती है कि अगर कोई वाटर है और उसमें वाटर में हम जितना सॉल्ट डिज़ोल्व करता है वो वाटर, वो उसकी सैलिनिटी होती है। तो जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है उसका जो सैलिनिटी है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सी वाटर के। तो एक्वेटिक जो सी वाटर है उसके अंदर की जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल जो फ्रेश वाटर के होते हैं वो वाले। तो उनमें जो होता है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी अलग होता है, उनकी जो डेंसिटी होती है सॉलिबिलिटी की वो भी अलग होती है। तो ये जो मतलब सैलिनिटी है कहीं ना कहीं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपना एक अलग इफ़ेक्ट बताती है। तो ये था हमारा सैलिनिटी वाला। तो ये सब हमने पढ़ा है और इतना काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू।